नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 अगस्त सन 2026। आज एकादशी तिथि सुबह 11:05 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के खिलाड़ियों के दम पर उठी मांग, साल 2023 कॉमनवेल्थ के कुछ मुकाबले प्रदेश में कराने की तैयारी। महेंद्रगढ़ में सिटी बस सेवा शुरू, अब सिर्फ 5 रुपये में करें शहर का सफर। हर गुमशुदगी पर अब तुरंत एक्शन, हरियाणा में नई SOP हुई लागू। कांवड़ यात्रा को लेकर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, 11 अगस्त तक रहेगा रूट डाइवर्ट। सोनीपत में कांग्रेस की SIR कार्यशाला, कई बड़े नेता रहे मौजूद। हुड्डा बोले, हम इसके खिलाफ नहीं। झज्जर में मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, कामकाज किया ठप। महेंद्रगढ़ कॉलेज में ग्रेजुएशन एडमिशन की फिजिकल काउंसलिंग शुरू, BA BSc सहित विभिन्न कोर्सों में खाली सीटों पर प्रवेश। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के बीच नाटो जैसा रक्षा समझौता, एक पर हमला, तीनों पर माना जाएगा। जापान में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा डाल्फिन तूफान, 2,60,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश जारी। टोयोटा ने 9 फैक्ट्रियों में काम रोका। अमरनाथ यात्रा 20 दिन पहले रोकी गई। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते खराब होने के कारण लिया फैसला। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1538 पदों पर निकली भर्ती। जूनियर क्लर्क की वैकेंसी, 64,000 रुपये से अधिक मिलेगी सैलरी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट रहा। हिसार, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक, फतेहाबाद और सिरसा के डबवाली में बारिश हुई। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। रोहतक, झज्जर और फरीदाबाद में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। इसके अलावा फरीदाबाद में ड्रोन व्यू से देखने पर कई कॉलोनियों में सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। वहीं झज्जर में रात भर हुई बारिश के कारण रेवाड़ी रोड स्थित जलघर की मुख्य दीवार टूट गई। वहीं बरसाती पानी जलघर परिसर में घुस गया। वहीं गुरुग्राम में भी लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। गुरुग्राम प्रशासन ने एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की है। जिला प्रशासन ने 8 अगस्त को भी कॉर्पोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को कर्मचारियों को घर से काम करने की एडवाइजरी जारी कर दी। वहीं मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक बारिश को लेकर संभावना जताई है। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क, जूनियर एसोसिएट पदों पर विशेष भर्ती 2026 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के तहत कुल मिलाकर 1538 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां SC, ST और OBC वर्ग की बैकलॉग सीटों को भरने के लिए निकाली गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में भी पढ़ रहे छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 28 साल तय की है। सामान्य OBC वर्ग के लिए 750 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड व एक्स सर्विसमैन के लिए ये परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। सैलरी की बात करें तो 24,050 रुपए से लेकर 64,480 रुपए प्रति माह मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में किसी बच्चे, महिला, बुजुर्ग या फिर अन्य व्यक्ति के लापता होने पर अब परिजनों को 24 घंटे इंतजार करने या फिर अपने स्तर पर तलाश करने की सलाह नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने गुमशुदगी के मामलों में नई SOP लागू कर दी है। इसके तहत सूचना मिलते ही अब पुलिस को तत्काल FIR दर्ज कर खोज अभियान शुरू करना होगा। नई व्यवस्था के तहत पहले घंटे की कार्रवाई को सबसे अहम माना गया है। पुलिस अब गुमशुदगी की सूचना को सामान्य शिकायत मानकर कार्रवाई टाल नहीं सकेगी। FIR दर्ज होने के साथ ही CCTV फुटेज खंगालने, मोबाइल लोकेशन की जांच करने, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों को अलर्ट करने तथा पड़ोसी जिलों और राज्यों को सूचना भेजने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। नई SOP में सबसे बड़ा बदलाव पुलिस की जवाबदेही को लेकर है। पहले कई मामलों में परिजनों को 24 घंटे बाद आने या फिर सबसे पहले स्वयं तलाश करने के लिए कहा जाता था। अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए रोहतक की लोकहित संस्था ने साल 2030 में होने वाले गुजरात में कॉमनवेल्थ गेमों के कुछ मुकाबले हरियाणा में भी कराने की मांग उठाई है। संस्था ने इस मामले में खाप पंचायतों और सामाजिक संगठनों से भी सहयोग लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही DC से लेकर राष्ट्रपति तक ज्ञापन देने की भी तैयारी है। लोकहित संस्था के अध्यक्ष चंचल नांदल ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। ऐसे में अगली बार गुजरात में होने वाले खेलों का कुछ हिस्सा हरियाणा में भी करवाया
करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबड्डी, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेल हरियाणा में आयोजित किए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार को भी केंद्र के सामने यह मांग मजबूती से रखनी चाहिए। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और तैयारी करने का प्रोत्साहन मिलेगा। नांदल ने कहा कि साल 2030 में कॉमनवेल्थ खेल होने हैं और केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। गुजरात में होने वाले खेलों का कुछ हिस्सा हरियाणा में कराने से खिलाड़ियों में नया जोश पैदा होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में यमुना एक्शन प्लान की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें यमुना समेत राज्य की नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यमुना नदी में प्रदूषण रोकने से जुड़ी हुई सभी परियोजनाएं 31 दिसंबर साल 2027 तक हर हाल में पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों के अनुबंध भी इसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आवंटित किए जाएं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ शहर में सिटी बस सेवा की शुरुआत हो गई है। विधायक कंवर सिंह यादव और हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक यानी जीएम देवदत्त ने संयुक्त रूप से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। रोडवेज जीएम देवदत्त ने बताया कि शुरुआती 6.5 किलोमीटर तक का किराया सिर्फ 5 रुपए तय किया गया है। सिटी बस का कुल रूट करीब 12 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि शहर के प्रमुख शैक्षणिक, प्रशासनिक, न्यायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि बस सेवा के लघु सचिवालय, न्यायिक परिसर, महिला कॉलेज, राजकीय कॉलेज, मॉडल संस्कृति स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, राव तुलाराम चौक और मोहल्ला सैनीपुरा समेत कई रिहायशी और बाजार क्षेत्रों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। हरियाणा को वर्ष 2047 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने आयुष सेवाओं की विस्तार का रोड मैप तैयार किया है। सरकार का जोर आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है। इसी कड़ी में प्रदेश में नए हर्बल गार्डन, पंचकर्म अस्पताल, मेडिटेशन सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संकल्प पत्र और बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। संकल्प पत्र के तहत जींद और रेवाड़ी में राज्य स्तरीय हर्बल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की प्रगति की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। हर्बल गार्डन के माध्यम से औषधीय पौधों के संरक्षण, आयुर्वेद के प्रति जागरूकता और लोगों को औषधीय वनस्पतियों की जानकारी उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया जाएगा। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन को लेकर 2 बड़े दावे किए। पहला ये कि उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान अराजकता और आतंकवादी दिखे। दूसरा ये कि आंदोलन में एक महिला पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई और एक पुलिस अधिकारी की आंख चली गई। हालांकि महिला कांस्टेबल की मौत के दावे को दिल्ली पुलिस 24 जुलाई को ही गलत बता चुकी है। वहीं आंदोलन में विदेशी फंडिंग के सवाल पर विदेश मंत्रालय कह चुका है कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। अर्चना गुप्ता ने शनिवार को हांसी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कही। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और हांसी विधायक विनोद भयाणा भी मौजूद थे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की और कोर कमेटी के मेंबर सुधीर सांगवान ने वीडियो जारी कर कहा कि अर्चना गुप्ता का बयान बेहद शर्मनाक है। हमें इससे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। ऐसा हमेशा से होता रहा है कि भाजपा के लोगों को न तो सही जानकारी होती है और न ही वे होमवर्क करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही बताया था कि कोई भी विदेशी फंडिंग नहीं हुई थी। वहीं पुलिसकर्मी की मौत के दावे पर सुधीर ने कहा कि सरकार ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। अर्चना गुप्ता बताएं कि उन्होंने यह जानकारी कहां से ली। वहीं पुलिस ने आंदोलनकारियों के साथ जो बर्बरता की है वह शर्मनाक है। युवाओं की मांगे मान लेना साबित करता है कि यह आंदोलन बिल्कुल सही था। अगर आंदोलन गलत होता तो सरकार जेएनजेड के सामने कैसे झुकती। सोनीपत में कांग्रेस की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय एसआईआर कार्यशाला में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर पार्टी ने सरकार और चुनावी प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं और प्रक्रिया में कई ऐसी अड़चनें भी सामने आ रही हैं जिनका सीधा असर आम मतदाताओं के अधिकार पर पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने भी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय होकर मतदाताओं की मदद करने का आह्वान
किया। कार्यशाला में कांग्रेस ने बीएलओ की कार्यप्रणाली पर निगरानी, छूटे हुए मतदाताओं के फॉर्म दोबारा भरवाने और नई बनी वोटों की विशेष जांच सहित कई मुद्दों पर रणनीति तैयार की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार भी रही है। इसके साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की परेशानियों और अड़चनों की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर न हो पाए। झज्जर में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। कर्मचारियों ने कामकाज से दूर रहकर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने 13 मई 2026 को संघ के साथ हुए समझौते में कई मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। कर्मचारियों ने सरकार से समझौते को तत्काल लागू करने की मांग की। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई। कर्मचारियों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को भी 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वहीं कर्मचारियों ने पैरोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों को पक्का करने तथा सभी पैरोल फायरमैन और चालकों को नियमित करने की भी मांग रखी। कर्मचारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए देने और सफाई कर्मचारियों को 5,000 रुपए जोखिम भत्ता देने की भी मांग की। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN और विभिन्न ठेकों के तहत कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नीति बनाकर नियमित करने की भी मांग रखी गई। महेंद्रगढ़ राजकीय महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फिजिकल काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फीस जमा करवा चुके विद्यार्थियों के दाखिले के बाद अब महाविद्यालय में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों का विवरण जारी किया गया है। इच्छुक छात्र छात्राएं इन उपलब्ध सीटों के आधार पर फिजिकल काउंसलिंग में हिस्सा लेकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। महाविद्यालय में BA, BCom, BCA, BSc लाइफ साइंस और BSc फिजिकल साइंस सहित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटें उपलब्ध हैं। फिजिकल काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों के दस्तावेज का सत्यापन किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विजय यादव ने बताया कि उन विद्यार्थियों से अपील की गई है जिन्होंने अभी तक स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लिया है कि वे उपलब्ध रिक्त सीटों का लाभ उठाएं और फिजिकल काउंसलिंग में भाग लेकर समय रहते अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करवाएं। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर महाविद्यालय पहुंचने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 47 मिनट बात की। उन्होंने कहा, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इनसे कहा जाता है कि आपको जितनी रील बनाना है बनाओ, मजदूरी करो, वहीं 21वीं सदी का नशा लो, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा, परिवारों से लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और बदले में BA व MA की डिग्री मिलती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया है। लाखों करोड़ों की फीस के बावजूद एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट रोजगार नहीं देता है। राहुल गांधी ने कहा कि गौतम अडानी की दौलत 10 साल में 30 गुना तक बढ़ गई है, वहीं भाजपा की दौलत 150 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इसके अलावा हर संस्था में RSS के प्रचारक रखे जा रहे हैं ताकि सोच को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी और फोर्सेज में। जापान की ओर करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाल्फिन तूफान बढ़ रहा है। इसकी वजह से 2,60,000 से अधिक लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालात को देखते हुए टोयोटा ने भी अपनी 9 फैक्ट्रियों में काम रोक दिया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA के मुताबिक डाल्फिन कैटेगरी 1 का तूफान है। इसकी लगातार हवा की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की रफ्तार 198 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। यह तूफान क्यूशू और ओकिनावा के बीच स्थित द्वीपों की ओर आगे बढ़ रहा है। तूफान की वजह से जापान का ओकिनावा द्वीप बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहां छुट्टियां मनाने गई कई हांगकांग के पर्यटक उड़ानें रद्द होने के कारण फंस गए हैं। वहीं कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। डाल्फिन तूफान तेजी से चीन के पूर्वी तट की ओर आगे बढ़ रहा है। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक यह तूफान तट से करीब 820 किलोमीटर दूर था। इसके रविवार दोपहर से सोमवार सुबह के बीच जोजियांग और उत्तरी फुजियान के बीच कहीं टकराने की आशंका है। जोजियांग, फुजियान और ताइवान में तेज हवाओं और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है।
एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला। इसी सिद्धांत के साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शुक्रवार को मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सिर्फ रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि तीनों देश के बीच सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ को लेकर नए स्तर पर ले जाने की कोशिश माना जा रहा है। समझौते के तहत तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, खुफिया जानकारी साझा करेंगे, सुरक्षा तालमेल बढ़ाएंगे और क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटने की रणनीति भी बनाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान के पास युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाली सेना, बड़ी मात्रा में हथियार और परमाणु हथियार है। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देशों में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। वहीं सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक ताकत है जो इस तरह के सैन्य सहयोग को पैसा और दूसरी मदद दे सकती है। वहीं तुर्की नाटो का अहम सदस्य है, उसके पास आधुनिक ड्रोन तकनीक और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है। अल जजीरा के मुताबिक सऊदी अरब और कुछ हद तक तुर्की लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब उसके सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा का बोझ खुद उठाना होगा। इस बदले हुए रुख ने सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा समीकरण नए सिरे से बनाने पर मजबूर कर दिया है। सोने चांदी की कीमत में इस हफ्ते शानदार तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस हफ्ते के 5 कारोबारी दिन में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 7,064 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 14,094 रुपए बढ़कर 2,31,000 रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं 5 दिन पहले यानी सोमवार को सोने की कीमत 1,42,000 रुपए और चांदी के दाम 2,17,000 रुपए पर थे। वहीं इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सोने के दाम 1,181 रुपए और चांदी की कीमत 5,707 रुपए बढ़ी है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,37,053 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।